नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1930 में, और देखते हैं कि कैसे महात्मा गांधी के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ने छत्तीसगढ़ के इलाके में एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा रूप ले लिया था। ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं है, ये कहानी है यहाँ के स्थानीय नायकों की, विरोध की, उनकी अपनी रणनीतियों की और उनके अदम्य साहस की। तो हमारा ये सफ़र शुरू होगा रायपुर से, जहाँ पहली चिंगारी भड़की। फिर हम देखेंगे कि आंदोलन बिलासपुर और दुर्ग तक कैसे फैला, जंगल सत्याग्रह के उस खास तरीके को समझेंगे जो छत्तीसगढ़ की पहचान बना, और आखिर में उन प्रमुख चेहरों को याद करेंगे जिनके बिना ये आंदोलन अधूरा रहता। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इस बेहद अहम दौर में छत्तीसगढ़ में असल में क्या हो रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। ये गांधी जी का एक कॉल था, एक आह्वान कि हमें ब्रिटिश सरकार के बनाए गए गलत कानूनों को मानना बंद करना होगा, लेकिन शांति से, बिना किसी हिंसा के। और इस राष्ट्रीय आह्वान का जवाब छत्तीसगढ़ ने अपने ही अंदाज में दिया। और इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि एपिसेंटर था रायपुर। यहीं पर छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा का वो पहला बड़ा कदम उठाया गया, जिसने पूरे क्षेत्र में मानो एक आग सी लगा दी। अब यहाँ एक मज़ेदार सवाल आता है, जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रायपुर में नमक सत्याग्रह की असली तारीख क्या थी? क्या ये 18 अप्रैल थी, जैसा कि कई लोग मानते हैं? जी नहीं, असल में सही तारीख है 8 अप्रैल 1930। इसी दिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक कानून को तोड़कर आंदोलन का बिगुल बजाया था। अब ये सुनने में एक छोटा सा करेक्शन लग सकता है, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो ये तारीखें बहुत मायने रखती हैं। और हाँ, ये आंदोलन कोई अचानक से भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। इसे बहुत सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे 5 बहुत प्रभावशाली नेता। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जनता ने इन 5 नेताओं को इतने अपनेपन और सम्मान के साथ महाभारत के पात्रों के, यानी पंच पांडवों के नाम दे दिए थे। वामन राव लाखे को युधिष्ठिर का दर्जा दिया गया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन कहा गया। ये दिखाता है कि लोग इन नेताओं को सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि अपना हीरो मानते थे। तो रायपुर से जो ये लहर उठी, वो रुकी नहीं। चलिए देखते हैं कि बिलासपुर और दुर्ग तक पहुंचते पहुंचते इसने क्या शक्ल ली और वहां इसका क्या असर हुआ। बिलासपुर में इस आंदोलन की कमान संभाली दिवाकर कार्लेकर ने। शुरुआत हुई एक शराब की दुकान पर धरने से, लेकिन जो सबसे अनोखी और असरदार बात हुई वो थी वानर सेना का गठन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था युवाओं की एनर्जी को आंदोलन से जोड़ने का और बात को हर घर तक पहुंचाने का। इस आंदोलन का एक सबसे यादगार पल तब आया जब क्रांति कुमार भारती ने टाउन हॉल पर तिरंगा फहरा दिया। जरा सोचिए, उस समय ब्रिटिश हुकूमत के सामने ऐसा करना कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। ये सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। और हाँ, इस बहादुरी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। तो सवाल ये है कि उन्हें कितने वक्त के लिए जेल हुई थी। इस बारे में भी एक आम धारणा है जो अक्सर गलत होती है। जो रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से उन्हें 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने की कैद हुई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए इन सेनानियों ने अपनी जिंदगी के कितने कीमती पल कुर्बान कर दिए थे। अब चलते हैं दुर्ग, और यहाँ की कहानी और भी खास है क्योंकि यहाँ कमान संभाली थी स्टूडेंट्स ने। रत्नाकर झा जैसे छात्र नेताओं ने विद्यार्थी कांग्रेस बनाई और नौजवानों को इस आंदोलन से जोड़ा। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आज़ादी की लड़ाई में हर पीढ़ी ने अपना योगदान दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए विरोध के सबसे अनोखे और सबसे असरदार तरीकों में से एक की, जंगल सत्याग्रह। ये एक ऐसा आंदोलन था जो सीधे सीधे इस क्षेत्र की जमीन और यहाँ के लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ था। तो ये जंगल सत्याग्रह था क्या? सीधी सी बात है, ये आदिवासियों का अपने हक के लिए लड़ने का तरीका था। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर आदिवासियों को उनके ही जंगल से लकड़ी और घास जैसी जरूरी चीजें लेने से रोक दिया था। तो इस सत्याग्रह के जरिए लोगों ने कहा कि हम ऐसे अन्यायपूर्ण कानून को नहीं मानेंगे। इसको समझने के लिए नवागांव की घटना को देखते हैं। हुआ ये कि 22 अगस्त 1930 को बहुत सारे आदिवासी इकट्ठा हुए। वो सब एक साथ नवागांव के जंगल में गए और घास काटकर कानून तोड़ा।
नारायण राव मेघावाले जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, पर आंदोलन नहीं रुका। तो अब एक नज़र डालते हैं उन चेहरों पर, उन लीडर्स पर, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अपनी हिम्मत और सूझबूझ से आगे बढ़ाया। सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल। ये वो शख्स थे जिन्होंने रायपुर में नमक कानून तोड़कर वो पहली चिंगारी जलाई जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को रोशन कर दिया। फिर आते हैं दिवाकर कार्लीकर, जिनकी क्रिएटिव सोच ने बिलासपुर में वानर सेना को जन्म दिया और युवाओं को आंदोलन का एक मजबूत हिस्सा बनाया। और हम नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी एक आवाज़ पर दुर्ग जिले के छात्र और आम लोग ब्रिटिश कानूनों को खुलेआम चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज़रूरी बात ये समझ आती है कि छत्तीसगढ़ का ये आंदोलन कितना विविध था, कितना डाइवर्स था। इसमें नमक कानून तोड़ने से लेकर दुकानों पर धरने, जंगल सत्याग्रह और छात्रों के प्रदर्शन तक हर तरह की रणनीति अपनाई गई। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई कितने अलग-अलग तरीकों से और हर स्तर पर लड़ी जा रही थी। और ये सब हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। जब हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की असली लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों या बड़े नेताओं ने नहीं लड़ी, बल्कि देश के कोने-कोने में ऐसे ही अनगिनत स्थानीय संघर्षों से मिलकर वो आज़ादी की बड़ी गाथा बनी है।